चांद सा हसीन चेहरा, हिरनी जैसी नशीली आंखें और अदाओं का ऐसा जादू कि जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। जब ये अभिनेत्री सिल्वर स्क्रीन पर उतरी तो पूरे बॉलीवुड में हलचल मच गई। मुझे तो देती है 60 और 70 के दौर में जहां हीरोइनें संस्कारी बहू और मासूम प्रेमिका बनने में बिजी थीं, वहीं इस हसीना ने ग्लैमर और खूबसूरती का ऐसा तड़का लगाया कि हिंदी सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। इनकी एक्टिंग का करिश्मा ऐसा था कि चंद सालों में ही ये हर दिल की धड़कन बन गई। देखते ही देखते ये उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गईं और इनके हुस्न पर लाखों दिल फिदा हो गए। लेकिन अफसोस, इतनी शोहरत और सफलता के बावजूद इनकी जिंदगी में एक ऐसा अधूरा पहलू है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। बॉलीवुड के हर सुपरस्टार ने इनसे शादी करने का सपना देखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 81 साल की उम्र में भी ये अदाकारा कुंवारी और अकेली है। इसकी वजह इनका नाम एक शादीशुदा फिल्म निर्माता के साथ जोड़ा गया और वही अफवाहें इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गई। तो दोस्तों, अगर ऐसी अनसुनी और सनसनीखेज कहानियां पसंद है तो 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब मारो, वरना कहीं ऐसा न हो कि बॉलीवुड के ये राज तुमसे छुपे ही रह जाएं। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के टॉप एक्टर दिलीप कुमार के साथ काम करने के लिए दूसरी तमाम हीरोइनें मना कर देती थीं? और मजेदार बात ये है कि एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने कभी भी उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं की। तो कौन थी वो अदाकारा जो बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत करके हिंदी सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन बनी? जानेंगे इस अभिनेत्री की जिंदगी के ऐसे राज जो शायद ही आपने पहले सुने हों। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है मसालेदार बॉलीवुड तड़का। आज जिस अभिनेत्री की बात हम करने जा रहे हैं वो उन चंद सितारों में शामिल हैं जिनकी चमक से बॉलीवुड आज भी रोशन है। इन्हें शोहरत, दौलत, रुतबा और चाहने वालों का भर भर कर प्यार मिला। वो सब कुछ जिसके लिए दूसरी कई अभिनेत्रियां सिर्फ ख्वाब ही देखती रह गईं। बड़े से बड़ा सुपरस्टार इनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की सबसे खूबसूरत, सबसे दिलकश अदाकारा आशा पारेख की। जब रुपहले पर्दे पर आशा पारेख अपनी मनमोहक अदाओं से थिरकती तो उनके फैंस जैसे उन पर मर मिटने को तैयार हो जाते थे। उनके बोले गए डायलॉग सुनकर लोग सिनेमा हॉल में खड़े होकर तालियां बजाने लगते। वो किरदार को इस कदर निभाती थीं जैसे वो रोल उनके लिए ही लिखा गया हो। लेकिन क्या ये खूबसूरत, कामयाब और चमक दमक से भरी जिंदगी वाकई उतनी ही हसीन थी जितनी पर्दे पर दिखती थी? जिस अभिनेत्री के लाखों दीवाने थे, जिसके पीछे बड़े से बड़ा सुपरस्टार शादी की ख्वाहिश लिए घूमता था, वो आज भी कुंवारी क्यों है? क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा अधूरापन था जो कोई नहीं जानता? आखिर ऐसा कौन सा दर्द था जो आशा पारेख ने अपनी हंसी के पीछे छुपा रखा था? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन थी आशा पारेख, कैसे उन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी और कैसे एक बाल कलाकार से हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन बन गई। वो अदाकारा जिनकी मनमोहक मुस्कान और दमदार एक्टिंग ने करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना दिया। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के महुआ नाम की एक छोटी सी जगह में हुआ। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी आशा पारेख की मां एक मुस्लिम थीं, जिनका नाम सलमा था और उनके पिता का नाम बचू भाई पारेख था। शादी के बाद सलमा बनी सुधा पारेख और दिलचस्प बात यह है कि वह सिर्फ एक गृहिणी ही नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। आशा पारेख अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं और जब वो छोटी थीं तब उनका सपना था डॉक्टर बनने का। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आया उनकी माँ की वजह से। सुधा पारेख को भारतीय क्लासिकल डांस का जबरदस्त शौक था, तो उन्होंने अपनी बेटी को भी इसी राह पर चलाने का फैसला किया। माँ का जुनून, बेटी की मेहनत और फिर क्या था, आशा पारेख ने दिल लगाकर डांस सीखा और छोटी सी उम्र में ही एक बेहतरीन भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना बन गईं। उनकी डांसिंग इतनी शानदार थी कि वो कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगीं, जहां फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें परफॉर्म करते हुए देखने आते थे। बस यहीं से आशा पारेख के बॉलीवुड सफर की असली कहानी शुरू हुई। और दोस्तों, किस्मत कब पलटी मारे कोई नहीं जानता।
एक दिन एक स्टेज डांस परफॉर्मेंस के दौरान वहां मौजूद थे मशहूर फिल्म निर्माता विमल रॉय। जब उन्होंने आशा पारेख को डांस करते देखा तो बस देखते ही रह गए। उनकी एनर्जी, उनकी ग्रेस और एक्सप्रेशंस ने विमल रॉय को इतना इम्प्रेस कर दिया कि वो खुद उनके पास पहुँचे और सीधा सवाल दाग दिया, बेटा फिल्म में काम करोगी? अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि आशा की माँ फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थीं। लेकिन भाई, जब खुद विमल रॉय जैसा दिग्गज डायरेक्टर कहे तो मना करना आसान नहीं। उन्होंने समझा बुझाकर सबको मना लिया और आशा पारेख को एक डांस परफॉर्मेंस की बदौलत ही अपना पहला फिल्मी ब्रेक मिल गया। 1952 में आशा पारेख को फिल्म मां में बतौर बाल कलाकार काम करने का मौका मिला। इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन अफसोस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। लेकिन हाँ, इसका एक मजेदार किस्सा यह है कि इस फिल्म में काम करने के लिए आशा पारेख को पूरे 100 रुपए की फीस मिली थी, जो उस जमाने में आज के स्विगी के बड़े ऑर्डर जितनी वैल्यू रखती थी। यही फिल्म आशा पारेख की चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में पहली फिल्म बनी और फिर धीरे धीरे उनका सफर आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद आशा पारेख ने बाप बेटी, आसमान, ज्वाला, अयोध्यापति और चैतन्य महाप्रभु जैसी लगभग 8 फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। लेकिन इन फिल्मों के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। लिहाजा कुछ सालों तक वो बॉलीवुड की चकाचौंध से गायब रही। लेकिन किस्मत कब पलटेगी ये तो बस किस्मत ही जानती है। 16 साल की उम्र में आशा पारेख ने दोबारा फिल्मों में वापसी करने का मन बनाया और बस फिर क्या था, मानो ऑफर्स की बरसात होने लगी। उसी दौरान किशोर कुमार की फिल्म जग्गू में उन्हें काम करने का ऑफर मिला। वहीं मशहूर डायरेक्टर वी शांताराम ने अपनी 2 फिल्मों के लिए उन्हें साइन करने की पेशकश कर दी और इसी वक्त विजय भट्ट ने फिल्म गूंज उठी शहनाई में राजेंद्र कुमार के साथ बतौर हीरोइन काम करने का ऑफर दिया। अब भाई, इतने ऑप्शन हो तो किसी का भी दिमाग घूम जाए। लेकिन आशा पारेख ने इन तीनों में से विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई को चुन लिया। शूटिंग शुरू हुई, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा झटका लगा कि उनकी दुनिया ही हिल गई। 4 से 5 दिन की शूटिंग के बाद विजय भट्ट ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। वजह, तुम में कोई स्टार मटेरियल नहीं है। ये सुनकर आशा पारेख के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ फिल्म से बाहर होना और दूसरी तरफ इस एक फैसले की वजह से किशोर कुमार और वी शांताराम की 2 फिल्में भी उनके हाथ से चली गईं। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सिर्फ 8 दिन बाद किस्मत ने एक बार फिर करवट ली और मशहूर फिल्म निर्माता नासिर हुसैन ने आशा पारेख को फिल्म दिल देकर देखो में शम्मी कपूर के साथ लीड रोल ऑफर कर दिया और इस बार आशा ने बिना वक्त गवाए इस ऑफर को लपक लिया। अब मजेदार बात ये थी कि 16 साल की मासूम आशा फिल्म के हीरो शम्मी कपूर को चाचा कहकर बुलाती थी और इसका कारण था कि शम्मी कपूर उनकी उम्र से काफी बड़े थे। इतना ही नहीं, शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ही उन दिनों आशा पारेख का मेकअप किया करती थी और दोनों पति पत्नी आशा को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। और यूं ही हंसी मजाक के बीच फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और आखिरकार 2 अक्टूबर 1959 को आशा पारेख के जन्मदिन के दिन यह फिल्म रिलीज हुई। और फिर क्या, ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आशा पारेख बॉलीवुड की नई सुपरस्टार बन गईं। तो दोस्तों, इसके बाद आशा पारेख ने 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी में काम किया और इस फिल्म में उनके हीरो थे सुनील दत्त। लेकिन अब आपको आशा पारेख के बारे में एक मजेदार बात बताते हैं। वो शुरू से ही शरारती और चुलबुली रही हैं। अब हुआ यूं कि हम हिंदुस्तानी की शूटिंग के दौरान आशा ने एक जबरदस्त शरारत कर दी। उन्होंने सेट पर सुनील दत्त की चप्पलें चुपचाप छिपा दी। बेचारे सुनील दत्त ने पूरी सेट खंगाल दी, हर कोना छान मारा, लेकिन चप्पलें तो मिलनी ही नहीं थीं। आखिरकार उन्हें नंगे पैर ही सेट से अपने घर तक जाना पड़ा। अब बताइए, कोई इतनी शरारती हीरोइन देखी है आपने? इसके बाद 1961 में आशा पारेख ने फिल्म घूंघट में काम किया, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी शरारत और चुलबुलापन उन पर भारी पड़ गया। अब कहानी सुनिए। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे महान निर्देशक रामानंद सागर। सागर साहब फिल्मों को लेकर इतने ज्यादा इमोशनल थे कि जब भी कोई सैड सीन आता तो फिल्म के हीरो हीरोइन से पहले खुद ही रोने लगते थे और यही हुआ फिल्म घूंघट के एक सीन में भी। इस सीन में आशा पारेख को रोना था, लेकिन उससे पहले ही रामानंद सागर साहब फूट फूट कर रोने लगे।
अब कोई और होता तो माहौल देखकर इमोशनल हो जाता, लेकिन आशा पारेख तो ठहरी मस्त मौला। वो रोने के बजाय जोर जोर से हंसने लगी। शुरुआत में तो सागर साहब ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब 30 बार रीटेक के बावजूद सीन पूरा नहीं हो पाया तो आखिरकार उनका सब्र टूट गया। गुस्से में उन्होंने कहा, अगर मैं इस सीन को देखकर रो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं रो सकती? यह सुनकर आशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने खुद को इमोशनल करने के लिए अपने जीवन की कोई दुखद घटना याद की और उस फीलिंग के साथ आखिरकार सीन पूरा कर ही लिया। इस घटना के बाद आशा पारेख अपने करियर को लेकर और भी ज्यादा गंभीर हो गयी और जब घूंघट सुपरहिट हुई तो आशा पारेख का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। और दोस्तों, आशा पारेख ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी, जिनमें शामिल हैं घराना, छाया, जिद्दी, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, उपकार, कारवां, मेरी सूरत तेरी आंखें, महल, आया सावन झूम के और भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में। आशा पारेख की ज्यादातर फिल्में सिल्वर जुबली साबित हुई, यानी लगातार 25 हफ्तों तक थिएटर में हाउसफुल चलती थीं और इसी वजह से उन्हें बॉलीवुड की पहली जुबली गर्ल का खिताब मिला। वहीं हीरो में यह टाइटल राजेंद्र कुमार के नाम दर्ज हुआ। इनका फिल्मी करियर ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ा कि खुद आशा पारेख ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाएंगी। प्रोफेशनल लाइफ में वो आसमान की बुलंदियों पर थीं, लेकिन अफसोस पर्सनल लाइफ में वो अकेली ही रहीं। अब यहाँ कहानी में मम्मी एंट्री मारती हैं। आशा की माँ सलमा को उनकी शादी की बेहद टेंशन थी। उन्होंने कई बार आशा को शादी के लिए लड़कों से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत ये थी कि आशा पारेख को एक भी लड़का पसंद नहीं आता था। अब बताइए, जिस लड़की के पीछे पूरा बॉलीवुड पड़ा हो, जिसके लाखों दीवाने हों, वो किसी भी आम लड़के को हाँ क्यों बोले? तो दोस्तों, अब बारी थी 70 के दशक की। 1972 में आई मेरा गाँव मेरा देश और इस फिल्म के साथ ही आशा पारेख बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए पूरे 3 लाख रुपए की फीस चार्ज की थी, जो उस जमाने में अमिताभ बच्चन की लंबाई से भी ऊंची रकम मानी जाती थी। इसके बाद तो आशा पारेख हिंदी सिनेमा की टॉप पेड एक्ट्रेस बन गई। उन्होंने फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन के साथ दिल देकर देखो के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में की, जिनमें शामिल थीं तीसरी मंजिल, फिर वही दिल लाया हूँ, जब प्यार किसी से होता है, प्यार का मौसम, कारवां, बहारों के सपने और कई और ब्लॉकबस्टर। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ फिल्मी ड्रामा नहीं था, असली जिंदगी का भी एक अनकहा इमोशनल ट्विस्ट था। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान आशा पारेख और नासिर हुसैन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। इस बारे में खुद आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में खुलासा किया था। उन्होंने लिखा था, मेरी जिंदगी में नासिर हुसैन वो इकलौते इंसान थे जिन्हें मैं सच में पसंद करती थी और जिनसे मैं शादी करना चाहती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। आशा पारेख कभी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से नासिर हुसैन का घर टूट जाए और उनकी बीवी बच्चे बेघर हो जाएं। इसलिए उन्होंने अपने प्यार का गला घोंट दिया और ताउम्र अकेली रहने का फैसला किया। अब सोचिए, जिस हीरोइन के प्यार में पूरा बॉलीवुड पड़ा था, वो खुद अपनी मोहब्बत से दूर हो गई। दिल तोड़ने का सिलसिला फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी चलता रहा। और दोस्तों, जब प्यार अधूरा रह जाए तो दिल भी ताउम्र अधूरा ही रहता है। आशा पारेख ने फैसला कर लिया था, अगर शादी होगी तो बस नासिर हुसैन से, वरना किसी से नहीं। और इसी सोच के साथ उन्होंने जिंदगी भर कुंवारी रहने का व्रत ले लिया। लेकिन जनाब, पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी रही हो, प्रोफेशनल लाइफ में आशा जी ने टहलका मचाया। 70 के दशक में उन्होंने 2 बदन, चिराग, हीरा, कटी पतंग, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी सुपरहिट फिल्मों से बॉलीवुड पर अपनी छाप छोड़ दी। अब बात करें कटी पतंग की, तो इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि आशा पारेख को उनके करियर का सबसे बड़ा तोहफा भी दिया, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। लेकिन दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। 8वें दशक में हिंदी सिनेमा में नई अभिनेत्रियां आ चुकी थीं और धीरे धीरे उन्होंने आशा की जगह ले ली। 8वें दशक के अंत तक आशा पारेख को हीरोइन के रोल मिलने बंद हो गए, पर भाई आशा पारेख इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने कालियां, बुलंदी, बंटवारा जैसी फिल्मों में बहन, भाभी और माँ के रोल करने शुरू कर दिए और यहाँ भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। अब बात करें आशा जी के करियर की, तो उन्होंने लगभग
90 फिल्मों में काम किया। 25 सालों तक वो टॉप की हीरोइन रही और सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली अदाकारा बनी। उन्होंने हिंदी सिनेमा के हर बड़े निर्माता और निर्देशक के साथ काम किया और अपना नाम, शोहरत और पैसा तीनों कमा लिया। लेकिन अफसोस, जिस चीज की सबसे ज्यादा चाह थी वो अधूरी ही रह गई। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड के इस बड़े सितारे के साथ आशा पारेख ने कभी काम क्यों नहीं किया? ये सवाल आज भी एक बड़े राज की तरह रह गया है। किसी जमाने में दिलीप कुमार वो सुपरस्टार थे जिनके साथ काम करने के लिए सभी अभिनेत्रियां तरसती थीं। हर कोई उनके साथ स्क्रीन पर आने के लिए मरा करता था, लेकिन आशा पारेख ने दिलीप कुमार के साथ काम करने का कभी कोई मौका नहीं लिया। अब सवाल ये है कि आशा को दिलीप कुमार पसंद क्यों नहीं थे? ये सवाल ऐसा है जैसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट, क्योंकि इस राज को कभी भी आशा पारेख ने खुद से बाहर नहीं आने दिया। आप सोचिए, आशा ने हिंदी फिल्मों के अलावा गुजराती, कन्नड़ और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने कदम जमाए, लेकिन फिर भी इस एक्टर के साथ काम नहीं किया। ये सवाल हमेशा सबको परेशान करता रहेगा। इसके बाद 1991 में आशा पारेख की मां सलमा का निधन हो गया और यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। उनकी मां उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह थी और इस दुख ने आशा को बुरी तरह तोड़ दिया। कुछ समय के लिए वो डिप्रेशन का शिकार हो गयीं, लेकिन डॉक्टर्स की मदद से धीरे धीरे वो इस कठिन वक्त से बाहर आईं। तो दोस्तों, 1995 में रिलीज हुई फिल्म आंदोलन आशा पारेख की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने गोविंदा और संजय दत्त के मां का रोल निभाया था। इसके बाद आशा ने फिल्मों से संन्यास ले लिया, क्योंकि वक्त तेजी से बदल रहा था और इंडस्ट्री में अब नई अभिनेत्रियों और अभिनेताओं का कब्जा था। अब आशा पारेख को तो राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, मनोज कुमार, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, देवानंद और जितेंद्र जैसे बड़े सितारे पसंद करते थे। कुछ तो दिल ही दिल में इनसे प्यार भी करते थे। इसके बाद इन स्टार्स के साथ आशा पारेख के कुछ दिलचस्प किस्से और विवाद भी रहे। तो चलिए आज हम एक मजेदार किस्से के बारे में बात करते हैं। 1918 में आशा पारेख फिल्म कन्यादान कर रही थीं। फिल्म के सेट पर निर्माता मोहन सहगल और उनकी पत्नी के साथ रोहतांग के पास आर्मी कैंप जाने का मौका मिला। वहाँ एक छोटी सी पार्टी में इनवाइट किया गया था, लेकिन फिर एक बड़ी मुसीबत आई। रास्ते में इनकी कार खराब हो गई। अब क्या करें? मजबूरी में ये तीनों पैदल ही चलने लगे। और दोस्तों, वो जगह थी भालुओं और जंगली जानवरों का ठिकाना। तो डर की वजह से ये भगवान का नाम लेकर चलते जा रहे थे। फिर अचानक आशा को अपने नाम की आवाज सुनाई दी। आशा ने देखा तो शशि कपूर जीप में उनके पास आकर चिल्ला रहे थे। जैसे ही आशा ने शशि कपूर को देखा, उनकी जान में जान आ गई। उन तीनों ने जल्दी से जीप में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गए और शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए। इसके बाद शशि कपूर और आशा पारेख अच्छे दोस्त बन गए। अब सोचिए, जंगली जानवरों से बचते बचते राह में शशि कपूर का आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। और दोस्तों, एक और फिल्मी विवाद हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। ये दोनों साजन फिल्म में पहली बार साथ काम कर रहे थे। अब हुआ ये कि शूटिंग के दौरान किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा से कह दिया, आशा पारेख ने आपके लिए ये कहा है कि कौन है ये नया लड़का जो हमेशा अपने ही गुमान में रहता है। यह सुनकर शत्रु गुस्से से आग बगुला हो गए और आशा को घमंडी लड़की मानने लगे। फिर जब साजन रिलीज हुई तो शत्रु ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में आशा पारेख की जमकर बुराई की। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया, मैं आशा के साथ फिल्म की शूटिंग करने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोता था। अब ये बात सुनकर आशा पारेख को बहुत बुरा लगा और दोनों के बीच मन मुटाव हो गया। मतलब जंगली जानवरों से बचने के बाद ये नया ह्यूमन ड्रामा शुरू हो गया। इसके बाद आशा पारेख ने पहली बार धर्मेंद्र के साथ फिल्म आए दिन बहार में काम किया। अब फिल्म की शूटिंग के बाद धर्मेंद्र को शराब पीने का शौक था, लेकिन अगले दिन उनकी शराब की बदबू को छुपाने के लिए वो कच्ची प्याज खा लिया करते थे। पर भाई, आशा पारेख को प्याज की बदबू बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी, तो उन्होंने धर्मेंद्र को प्याज खाने से मना कर दिया। धर्मेंद्र ने तो प्याज खाने की वजह भी बताई, लेकिन आशा ने गुस्से में कहा, अगर आप मेरे साथ शूटिंग कर रहे हैं तो ना तो आप शराब पिएंगे और ना ही प्याज खाएंगे, क्योंकि मैं इन दोनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अब धर्मेंद्र ने इस बात को समझा और फैसला लिया कि जब भी आशा पारेख के साथ शूटिंग होगी तो वो शराब नहीं पिएंगे और प्याज भी नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, फिल्म आए दिन बहार के एक सीन में धर्मेंद्र को पानी में शॉट देना था। अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि बार बार रिटेक होने की वजह से धर्मेंद्र का बुरा हाल हो गया। तो फिल्म के डायरेक्टर ने
ने हर रिटेक के बाद धर्मेंद्र को ग्लास भर ब्रांडी ऑफर करना शुरू कर दिया ताकि उनके शरीर में कुछ गर्मी आ सके। लेकिन क्या हुआ, धर्मेंद्र जो हमेशा बड़े दिलवाले और स्टाइलिश होते हैं, वो आशा पारेख को देखते और शराब पीने से मना कर देते। आशा की सख्ती ने धर्मेंद्र का शरीर ठंड में सिकोड़ दिया और अब हालत ये हो गई कि वहाँ के लोग आशा पारेख को गुस्से से देखने लगे। फिर क्या था, आशा पारेख ने खुद ही एक ग्लास ब्रांडी लेकर धर्मेंद्र के पास पहुंचकर कहा, लो अब यह पी लो। अब धर्मेंद्र जो आशा के सामने कभी शराब नहीं पीने का वादा कर चुके थे, वो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर भी आशा के इस प्यारे इशारे से वो मान गए। आशा पारेख की ये बात सुनकर धर्मेंद्र को बहुत खुशी हुई और फिर इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोस्तों सोचिए, अगर धर्मेंद्र और आशा पारेख के बीच दोस्ती शराब के ग्लास पर टिकी हो तो वो दोस्ती कितनी फिल्मी और मजेदार रही होगी। तो दोस्तों समय तेजी से गुजर रहा था और आशा पारेख ने अपने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने आकृति रखा। इसके अलावा 1994 से लेकर 2000 तक आशा पारेख ने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई। और फिर क्या था, सेंसर बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य मिला उन्हें, जो उन्होंने 2001 तक निभाया। अब मजेदार बात यह है कि आशा पारेख ने इस पद पर काम करने के लिए कोई सैलरी या पैसा नहीं लिया, वो तो बस अपना काम अच्छे से करना चाहती थी। लेकिन इस वक्त कुछ चटपटी फिल्मी लड़ाइयाँ भी देखने को मिली। महेश भट्ट और शेखर कपूर जैसे बड़े नामों से कुछ विवाद भी हो गए। शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ के कुछ दृश्यों को आशा पारेख ने सेंसर बोर्ड में नकारते हुए हटाने को कहा और इस पर शेखर कपूर नाराज हो गए। अब महेश भट्ट का भी नंबर आया। जख्म फिल्म के कुछ दृश्यों पर आशा पारेख ने आपत्ति जताई और इन दृश्यों को हटाने या ब्लर करने की बात की, लेकिन महेश भट्ट ने साफ मना कर दिया और यहाँ तक की धमकी दे डाली, मैं इस फिल्म को दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी की मदद से जैसा का तैसा पास करवा लूंगा। लेकिन दिल्ली में गृह मंत्रालय ने महेश भट्ट की एक न सुनी और आशा पारेख की बात को तरजीह दी। अब महेश भट्ट इतने नाराज हो गए कि उन्होंने आशा पारेख के ऑफिस के बाहर आशा पारेख मुर्दाबाद के नारे लगवाने शुरू कर दिए और धरना प्रदर्शन करने लगे और तो और उन्हें हिटलर तक कह डाला। सच में यह बॉलीवुड के सेंसर ड्रामा का क्या ठिकाना। तो दोस्तों 2001 में आशा पारेख का सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद आशा पारेख ने बॉलीवुड से पूरी तरह खुद को अलग कर लिया। अब उनकी जिंदगी में फिल्मों की चकाचौंध से ज्यादा सुकून और शांति थी। आशा ने अपनी पुरानी दोस्तों वहीदा रहमान, हेलन, नंदा, साधना के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को जीने लगी। आज भी आशा पारेख 90 साल की हो चुकी है, लेकिन उनकी ऊर्जा और जोश में कोई कमी नहीं आई। आशा पारेख आज भी अपनी डांस एकेडमी चलाती हैं और मुंबई में बने आशा पारेख हॉस्पिटल को भी चला रही हैं, जहां वो गरीबों का इलाज करती हैं और उनकी हर तरह से मदद करती हैं। आशा पारेख ने कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं किया। वो हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती रही। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनकी हम आज भी तारीफ करते हैं और उनके गीतों को गुनगुनाते हैं। आशा पारेख का योगदान हिंदी सिनेमा में कभी भुलाया नहीं जा सकता और बॉलीवुड नोवेल की पूरी टीम दिल से सलाम करती है उन्हें। साथ ही हम उनके सुखमय जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो अगर आपको आशा पारेख जैसी सशक्त और सुलझी हुई शख्सियत की कहानियाँ पसंद आई तो 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब कर लो, वरना कहीं ऐसा न हो कि आप भी जिंदगी के रोल में फंसे रह जाएं और फिल्मी ड्रामा मिस कर बैठे। तो दोस्तों ये था आशा पारेख का पूरा जीवन। अब हमें बताइए आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह खास एपिसोड कैसा लगा। अगर आपके पास आशा पारेख जी के बारे में कोई और दिलचस्प जानकारी हो तो हमें जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी ही हम एक और नई बायोग्राफी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।